हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल स्टोरी फर्स्ट लव इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तो विशाखी श्रुति के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ फिरा के बोलती है, अभी इन सारे बारे में बात नहीं करते, ठीक है? अभी मेरा हालत थोड़ा सा ख़राब है, पहले हम हॉस्पिटल जाए, उसके बाद। इस बात को सुनकर श्रुति एकदम से बोलती है, हाँ हाँ, चलिए पहले हम हॉस्पिटल जाते हैं। इस चीज़ को सुनकर स्नेहा एक कार लेके साक्षी और श्रुति के सामने आके बोलता है, गाड़ी में बैठ, मैं बहुत जल्दी तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। इस बात को सुनकर श्रुति स्नेहा की तरफ बहुत ही गुस्से भरे आंखों में देखता है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अभी गुस्से करने का समय है? इस बात को सुनकर श्रुति कुछ नहीं बोलती। वो कार का दरवाजा खोल के साक्षी को बहुत ही आहिस्ता से उस कार में बिठाता है। फिर वो फायर ब्रिगेड को कॉल करके बोलती है, आग बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उस सारे जगह को राख बनने दो, उसके बाद आग बुझा देना। ऐसा बोलकर साक्षी फ़ोन को काट देता है। तभी स्नेहा जो कार को ड्राइव कर रहा था वो एकदम से बोलती है, काजल क्या उस जगह पे ही है? इस बात को सुनकर साक्षी जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था वो एकदम से बोलती है, हाँ ऑफकोर्स वो वही जगह पे है। खुद के जाल में वो खुद ही फंस गया। वैसे थैंक्स कि तूने मेरी मदद किया, मगर मैं अभी भी तुझसे गुस्सा हूँ, तूने जिस तरीके से मेरे वाइफ को ट्रीट किया। इस बात को सुनकर स्नेहा बहुत ही धीमे से बोलती है, तेरा वाइफ बहुत ज़्यादा एनोइंग है, मैं उसे ऐसे ट्रीट नहीं करता तो कैसे करता? अगर ये मेरा ईसा होता तो कितना ज़्यादा कामली इन सारे सिचुएशन को हैंडल करता, मगर इसका वाइफ बच्चों की तरह रो रहा था। और जब कोई मेरे सामने ऐसे रोता है मुझे बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है। इस बात को सुनकर साक्षी गुस्से में बोलता है, ठीक है, अपना वाइफ का तारीफ थोड़ा सा बाद में कर लेना, मुझे तेरी सारी बात सुनाई दे रहा है, अब जल्दी से हॉस्पिटल चल। इसके बाद 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2-3 दिनों में साक्षी का इलाज बहुत अच्छे से इस हॉस्पिटल में हो रहा था। साक्षी का पीठ का बहुत सारा जगह जल चुका था, मगर साक्षी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था, इसी वजह से वो इस चीज़ को बहुत ही जल्दी हील कर रहा था। और इन दिनों में न जाने श्रुति ने कितनी बार अपना लव साक्षी से कॉन्फेस किया। साक्षी को सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ना श्रुति साक्षी के हक करने पर एनॉय हो रहा था, ना श्रुति साक्षी के किस करने पर गुस्सा हो रहा था। वो चुपचाप साक्षी को वो सब कुछ करने दे रहा था जो साक्षी श्रुति के साथ करना चाहता था। श्रुति के मन में साक्षी को खोने की ऐसा डर बैठ गया था कि वो साक्षी को एक पल भी अपने आंखों से दूर नहीं कर रहा था। साक्षी जो श्रुति के इन सारे हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, वो उसके वाइफ को जो उसके सामने ही एक बेंच लेके बैठा था और वो आधे लेटे हालत में बेड पर, मतलब हॉस्पिटल के बेड पर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ हालत में था, वो एकदम से श्रुति को बोलती है, तुम्हें पता है मैं गुस्सा हूँ कि काजल ने ऐसा हरकतें किया, मगर मैं मन ही मन में खुश भी हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा हरकतें नहीं करता तो फिर शायद मुझे तुम्हारा ऐसा स्वरूप कभी भी देखने को नहीं मिलता। इस बात को सुनकर श्रुति गुस्सा हो जाती है। वो साक्षी को बोलती है, आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा डर चुकी थी और आपको ये चीज़ मजाक लग रहा है, अगर आपको उस दिन कुछ हो जाता तो? इस बात को सुनकर साक्षी मुस्कुरा के बोलती है, तो फिर क्या होता, तुम विधवा बन जाते। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी श्रुति गुस्से में आकर साक्षी को मारने लगती है, जिसकी वजह से साक्षी झूठ मूठ का एक्टिंग कर देता है कि उसे बहुत ज़्यादा लगा। इस चीज़ को देखकर श्रुति थोड़ा सा घबरा जाकर चेक करने लगती है कि आखिर साक्षी को कहाँ लगा। तभी साक्षी श्रुति के हाथ को पकड़ के खींचकर उसे हक करके फिर बोलती है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हस्बैंड कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब मैंने कहा था कि हम दोनों को कुछ नहीं होगा तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर साक्षी श्रुति के फोrehead पे बहुत ही प्यार से किस करता है। तभी वहाँ पे उनके रूम के गेट के सामने स्नेहा जो अभी अभी आया था, वो रूम के अंदर ऐसा कुछ घटता हुआ देखकर अपने गले को खरांचता है। जिस चीज़ को सुनकर जब श्रुति और साक्षी दोनों ही उस तरफ देखता है, तब श्रुति वैसे स्नेहा को उस जगह पे खड़ा हुआ देखकर थोड़ा सा साई फील करके साक्षी से
थोड़ा सा दूर हट जाता है, मगर वो स्नेहा की तरफ बहुत ही गुस्से वाले आंखों से देख रहा था, क्योंकि उस दिन का स्नेहा का वैसी हरकतें श्रुति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। स्नेहा ने उसके ऊपर चीखा इस वजह से नहीं, बल्कि उसने साक्षी को वैसे हालत में छोड़कर सिर्फ उसे बाहर लेके चला आया, जबकि वो आना नहीं चाहती थी। मगर श्रुति ये भी नहीं समझ रहा था कि स्नेहा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मगर अगर श्रुति की तरफ से देखा जाए तो श्रुति का ऐसा हरकतें भी जायज़ है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के साक्षी को बोलती है, लगता है तेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती, मगर मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने नापसंद करने वाला ऐसा कोई काम किया है। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो भी सारा गलती थी वो तेरी थी, मगर वो ऐसे मेरी तरफ देख रही है जैसे कि मानो मैं यहाँ पे विलेन हूँ। मगर छोड़, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तेरे पास 2-3 दिन तक रहा, मुझे लगता है ये बहुत है। इसके बाद तू हैंडल कर लेगा, मुझे पता है। और वैसे भी तेरे इन सारे काम के चक्कर में मैं 2-3 दिन तक ना मेरे वाइफ को देखा, ना उससे कॉल में कांटेक्ट कर पाया। मैं तेरे इन सारे कामों में इतना ज़्यादा बिजी था, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। इस बात को सुनकर साक्षी उसके फैन की तरफ देखकर फिर बोलती है, तो इसी वजह से तो फ्लावर बुके लेकर मुझे गुड बाय कहने आया है। इस बात को सुनकर स्नेहा उसका सर ना में हिलाकर फिर एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुझे गुड बाय कहने आया हूँ। ये फ्लावर बुके तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे वाइफ के लिए है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर स्नेहा वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ ईसा, जो घर में बैठे बैठे स्नेहा के लिए चिंता करते करते इतना ज़्यादा उतावला हो गया था, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उनके अपार्टमेंट को अच्छे से साफ करने लगता है, क्योंकि अगर वो काम के अंदर रहेगा तो उसका चिंता शायद थोड़ा सा कम होगा। वैसे इन 2-3 दिनों में ना जाने वो कितने लाखों बार इस अपार्टमेंट को साफ कर चुका था, मगर इसे करने के अलावा उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था। इसी वजह से वो इन 2-3 दिनों में हर दिन की तरह ही स्नेहा के अपार्टमेंट को साफ करने लगता है, जबकि धूल वहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। मगर फिर भी तभी जब वो साफ कर रहा था, उसके फ़ोन पे किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है। ईसा दौड़ के अपने फ़ोन को हाथ में लेकर देखने लगती है। उसे लगता है शायद स्नेहा ने उसे कुछ भेजा है, मगर जब वो देखता है तब उसे दिखाई देता है कि ये स्नेहा नहीं है, बल्कि आराध्या ने उसे कुछ ईमेल किया है। ईमेल के पहले ही लिखा था, ये हमारे न्यू बॉस से मैनेजर से बहुत ज़्यादा बोलकर मैंने ये फ़ोटो अरेंज किया है। वो पहले मुझे देना नहीं चाहते थे, मगर फिर मैंने बहुत ज़्यादा समझा के एक काम किया है। मैंने तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक काम किया है, इसके बदले में मुझे ट्रीट तो तुम्हें देना ही होगा। इस चीज़ को पढ़ के ईसा हल्के से मुस्कुराती है, मगर जब वो थोड़ा सा स्क्रॉल करके पिक्चर को देखती है तब उसके फेस से मुस्कान पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वहाँ पे और किसी का नहीं बल्कि स्नेहा का पिक्चर था। ईसा अपने मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है, शायद इसे किसी चीज़ का गलतफहमी हुआ है, और वैसे भी गलती तो किसी से भी हो सकता है ना। ऐसा बोलकर वो अपने मन को दिलासा देकर फिर बोलती है, हाँ मैंने सही कहा, उससे गलती ही हुआ है, नहीं तो वो इस पिक्चर में कैसे हो सकते हैं। ऐसे करके ईसा अपने आप को ही दिलासा दे रहा था। तभी उसे अचानक से याद आता है, उस दिन जब स्नेहा नशे की हालत में था तब वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आखिर स्नेहा है कौन। इसी बात को याद करके जब ईसा उस ड्रॉअर के पास जाके अपने कपकपाते हाथों से उस ड्रॉअर को खोलता है, ड्रॉअर के अंदर रखा हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स जब स्नेहा के नाम से मिल रहा था, तब ईसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने आप को कैसे दिलासा दे। तभी उसे याद आता है, स्नेहा ने कहा था कि उसका बॉस का नाम भी स्नेहा ही है, तो इसी वजह से शायद। मगर ये कैसे हो सकता है, जिन डॉक्यूमेंट में स्नेहा का फोटो है वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसका बॉस उसके तरह ही दिखता है। इन सारे बातों को जब ईसा सोच ही रहा था और अपने ही मन में खुद को बार बार दिलासा दे रहा था, मगर जिन सब का कोई भी असर नहीं हो रहा था,
तभी अचानक से डोरबेल बजता है। ईसा अपने मन का सारा दुविधा साइड में हटाकर डोर को खोलने जाता है। वो सोचता है जब स्नेहा को वो सामने देखेगा वो आमने सामने ही सब कुछ पूछ लेगा। ऐसा सोचकर ईसा जब डोर को ओपन करता है तब उसे दिखाई देता है दो बुजुर्ग पर्सन सामने खड़ा है, जिन दोनों को ना ही ईसा पहचानता था और ना ही इससे पहले उसने कभी भी इन दोनों को देखा था। इसी वजह से ईसा कॉन्फ्यूज होके वो बाहर खड़े हुए मिडिल एज अंकल आंटी से पूछता है, जी आप दोनों कौन? इस बात को सुनकर वहाँ पे जो मिडिल एज आंटी खड़ा था वो बहुत ही रूडली बोलती है, क्यों तुम्हें पता नहीं है? हम स्नेहा के मॉम डैड है। वो कहाँ पे है? इस बात को सुनकर ईसा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है क्या उसने सही सुना, स्नेहा के मॉम डैड? मगर उसने तो कहा था कि वो अनाथ है, उसका पेरेंट्स नहीं है। तो फिर ये दोनों? ऐसा कुछ सोचकर ही ईसा उन दोनों को फिर से पूछती है, आप शायद गलत एड्रेस में आ गए हैं। इस बात को सुनकर स्नेहा का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं गलत एड्रेस में आया हूँ या फिर सही? सामने से हटो। ऐसा बोलकर वो रूम के अंदर घुस जाती है। तभी स्नेहा का डैड एकदम से ईसा से पूछती है, वैसे बेटा तुम कौन हो? इस बात को सुनकर ईसा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी स्नेहा का मॉम बोलती है, मेड होगा घर का, नहीं तो और फिर कौन होगा? क्या तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है? वो घर की सफाई कर रही थी, उसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा है, तो ऑफकोर्स वो घर की मेड ही होगा। स्नेहा कहाँ पे है? इस बात को सुनकर ईसा कुछ नहीं बोलती, मगर स्नेहा का डैड एकदम से स्नेहा के मॉम को चुप कराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या अनप शनप बोले जा रही हो? उसे बोलने तो दो कि आखिर वो कौन है। क्या तुम्हें उसे देखकर लग रहा है कि वो मेड है? इस बात को सुनकर स्नेहा का मॉम एरोगेंटली एक बेंच पे बैठकर फिर बोलती है, मेड कैसे दिखते हैं ज़रा तुम मुझे बताओगे? तुम बहुत ज़्यादा फिजूल की बात करते हो। मैंने पहले ही कहा था कि उसके नाम पे सारे बिजनेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो घर आने के बारे में वो भूल गया है, उसे शायद याद ही नहीं है कि उसका भी मॉम डैड है। मुझे तो लगता है उसने सोच ही लिया है कि हम दोनों मर गए हैं, इसी वजह से वो हम दोनों से मिलने नहीं चाहता। आवारा लड़की कहेगी, एक बार उसे घर आने दो, उसके बाद में उसे दिखाऊंगा। तभी ईसा जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था वो अपने धीमे वॉइस में बोलती है, क्या ये दोनों पर्सन सच में उनके मॉम डैड है? इस बात को स्नेहा का मॉम सुन लेती है। वो एकदम से बोलती है, क्या तुम इडियट हो? तुम्हें देखकर भी पता नहीं चल रहा है कि हम दोनों उसके मॉम डैड है और तुम एक मेड गर्ल हो। तुम इतना ज़्यादा जान के क्या करोगे? घर के जैसे काम कर रहे थे वैसे करो। ऐसा बोलकर स्नेहा का मॉम अपने आप से ही बक बक करते हुए बोलने लगती है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, हमेशा आवारागिरी करता रहता है। ये साक्षी जैसा है, ये स्नेहा भी वैसा ही है। फिर भी साक्षी ठीक ठाक है, मगर मेरा स्नेहा तो साक्षी से भी बदतर है। आज ये पसंद है तो काल वो पसंद। मैंने कितनी बार कहा है, अगर लड़की ही पसंद है किसी अच्छे लड़की से शादी करके सेटल हो जा, मगर उसका नहीं है। रात दिन क्लाविंग करता रहता है, न जाने कितने सारे लड़कियों के साथ घूमता है, बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया है। आज घर आने दो, उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अगर आज सबक नहीं सिखाऊंगा तो बाद में जाकर वो बहुत ज़्यादा मुसीबत करेगा। स्नेहा का मॉम ये सारी बातें बोले जा रहा था। तभी स्नेहा का डैड एकदम से स्नेहा के मॉम को चुप कराते हुए बोलता है, क्या तुम चुप करोगे? बेटा तुम उसके बात का बुरा मत मानो। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम स्नेहा के हो कौन? नहीं तो तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम मेड हो, तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम अंकल को बताओगे? इस बात को सुनकर ईसा जो अभी तक चुपचाप था और इन सारे बातों को सुनकर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया था, वो एकदम से बोलती है, मैं मेड हूँ अंकल इस घर का, और कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, शायद वो आ जाएंगे जल्दी। मुझे नहीं पता है कि वो कब आएंगे। ठीक है, मेरा काम हो गया है, मैं आज के लिए जाती हूँ। ऐसा बोलकर इस सभा से बाहर निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।